ट्वेल्थ का पढ़ते हैं हम रसायन विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? क्लास 12th के रसायन विज्ञान। इससे पहले हम 2 पार्ट करा चुके हैं, आपके फर्स्ट पार्ट, सेकंड, और ये आपका थर्ड पार्ट है। इसमें आपका वीडियो यानी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, आपके रसायन विज्ञान में कौन सी हेडिंग है आपकी? आणविक ठोस। ये आणविक ठोस आपका होता क्या है, इसको जानते हैं आज। देखिए कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, क्या ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यानी बहुत ही इजी डेफिनेशन, आपको कुछ नहीं करना। कोई आपसे पूछे आणविक ठोस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको बताना है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? आपके आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे H2SO2 H2O और आपका ETC यानी एक्सेट्रा। किस तरीके से होते हैं? जैसे आपके 2 अणु होते हैं, देखिए यानी 2 कण होंगे आपके, और दोनों कण मिलते ही वो क्या बन जाते हैं? आपके अणु बन जाते हैं। ठीक है, तभी वो आपसे कह रहा है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ये कण हो गए आपके, और ये क्या हो जाते हैं? आपके अणु होते हैं, और क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। देखिए आपका ये जो आणविक ठोस है वो कितने भागों में बांटा गया है कि आणविक ठोसों को 3 भागों में क्या किया है? बांटा गया है। कौन से? पहला आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा आपका हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। ये 3 भागों में आपको क्या किया है? डिवाइड किया गया यानी बांटा गया है। इसके बाद में देखिए आपका जो चौथा नंबर की हेडिंग थी वो क्या थी आपकी? धात्विक ठोस। क्या है? धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस क्या होते हैं आपके? कि ऐसे ठोस जो धातु हों, क्या हों? ऐसे ठोस जो धातु हों, धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस तन्य तथा आघात वर्धनीय होते हैं। इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल दिया आपको Na, Cu, Ar, Au और ETC एक्सेट्रा। देखिए आपका अगली हेडिंग आपकी क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्या आपका कि क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में क्या रखते हैं? जोड़े, यानी जोड़े रखते हैं या जोड़े से बनते हैं। ठीक है, यह है आपका, यानी क्रिस्टल है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों, कौन सी इकाई होती है आपकी? परमाणु होता है, अणु होता है अथवा आयन होता है, को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं? जोड़ने से, या जोड़ा बनता है या जोड़े रखते हैं। अगला है देखिए आपका एकक सेल, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये क्या होता है आपका? कि वह छोटी से छोटी संरचना जो बार बार दोहराकर पूरे क्रिस्टल का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या कहलाती है? एकक सेल कहलाती है। अगला हेडिंग है देखिए आपकी जालक, इसको बोलते हैं जालक है। जालक में डेफिनेशन क्या होती है आपकी? कि एकक सेल के बार बार दोहराने से प्राप्त संरचना क्या कहलाती है आपकी? जालक कहलाती है। अगला बिंदु कौन सा है? जालक बिंदु, यानी जालक पॉइंट है आपका। इसको मैं क्या है, इसमें देखिए क्या है आपका कि किसी भी जालक में जहां पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं उन स्थानों या उन बिंदुओं को ही क्या कहते हैं? हम जालक बिंदु कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी उपसह संयोजन संख्या। किसी भी जालक में कोई अवयवी कण जितने नजदीकी कणों से घिरा रहता है उसे ही उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। देखिए अगली हेडिंग आपकी सरल या आद्य घन एकक सेल, इसको बोलते हैं SCC या PCC। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या आपकी कि एक ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण क्या होते हैं? उपस्थित हों, उसे सरल या आद्य घन एकक सेल कहते हैं। क्या है? जैसे आपका ये क्यूब होता है, इसके कोनों पर बोला है एक एक अणु होना चाहिए, तो देखिए अणु, इसे बोलते हैं हम क्या? अणु बोलते हैं। तो इसके 4 यानी 8 कोनों पर एक एक अणु है। देखिए क्या करते हैं कि प्रभावी आपको जो दिया है, ये प्रभावी परमाणु की संख्या क्या होती है? Z बराबर 8 होती है, 1/8 होगी। ठीक है, अब ये क्योंकि एक होता है आपका क्यू, इसके कोने होते हैं 8, इस पर परमाणु की संख्या 8 है, 8 से 8 काटेंगे तो Z की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1। जालक बिंदु कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। अगली हेडिंग आपकी केंद्रित घन एकक सेल। इसमें क्या है? एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा भी किसी अन्य स्थानों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, केंद्रित घन एकक सेल कहलाते हैं। जैसे आपका देखिए यदि आपको एक एकक सेल है, आपका कोने होते हैं 8, फलक होते हैं 6, कोर होती है 12 और केंद्र होता है 1। देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या? अंतः केंद्रित घन एकक सेल, इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर फेसिस। इसका मतलब देखिए कि एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा, किसके? कोनों के अलावा घन के केंद्र पर भी
एक परमाणु क्या रहता है, उपस्थित रहता है। अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। इसका मान क्या होगा, आपका एक क्यूब होता है, इस क्यूब में क्या होता है, आपके 8 कोने होते हैं, तो यानी एक क्यूब का 1 हो गया और कोनों का हो गया 8। लेकिन इन पर क्या होता है, आपके परमाणु उपस्थित होते हैं 8 कोने पर। तो कितने परमाणु होते हैं हमारे, 8 होते हैं, ठीक है। लेकिन एक कह रहा है आपसे कि आपका एक केंद्र में उपस्थित भी होता है, तो केंद्र कहाँ होता है हमारा, ये रहा। तो जो उपस्थित होगा उसमें क्या करेंगे, उसको प्लस लगाकर 1 रख लेते हैं, ठीक है, प्लस लगाकर 1। अब क्या करें, देखो 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, यानी 8 से 8 कट गया, ये 8 से 8 कट गया, तो 1 + 1 क्या बनता है हमारा, 2 बनता है। तो हमारा जो जालक बिंदु होगा उसकी संख्या क्या होगी कि 8 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है परमाणु की संख्या, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा ये, ठीक है। 8 और 1 कितना होगा आपका, 9, क्या, जालक बिंदु। अगली हेडिंग देखिए आपकी क्या है, फलक केंद्रित घन एकक सेल। क्या है, फलक केंद्रित एकक, यानी फलक केंद्रित घन एकक सेल। घन एकक सेल इसको कहते हैं एक ऐसा एकक सेल जिसमें, एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे फलक केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है यहाँ पे, आपका एक क्यूब दिया है, उसने क्या बोला आपसे कि कोनों के अलावा, ये कोनों पर तो है लेकिन इसके अलावा क्या है कि फलकों पर भी, इनको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं इनको, फलक, यानी इनको फलक बोलते हैं। इन फलकों पर भी उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको कि फलक केंद्रित घन एकक सेल, क्योंकि फलकों पर भी है और आपका केंद्र पर भी। तो देखिए क्या करें, इसके जो प्रभावी परमाणु संख्या होती है यानी जेड बराबर क्या होता है कि आपका 1/, तो किसका होता है 1/8 क्यूब का, क्योंकि एक क्यूब होता है उसके 8 कोने होते हैं, तो हो गया। इस पर क्या है कि कोनों पर 8 परमाणु, तो परमाणु 8 आ जाएंगे। इसके अंदर देखो जो आपके परमाणु रखे हैं एक्स्ट्रा, वो कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया। और कितना हो जाएगा, ये हाफ में चला है, तो 1/, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक तो क्यूब हो गया और इसके अंदर देखिए 2 दिया, तो 1/2। अब क्या करेंगे इसको कि 8 से 8 कट जाएगा, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, कितना हो जाएगा हमारा कि 1 + 3, तो 3 आ गया। गुणा कर देंगे तब भी 3 ही का 3 रहेगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 4। तो जो जालक बिंदु है आपका वो कितना बनेगा कि 8 तो है हमारा, क्योंकि कोनों पर 8 परमाणु हैं, लेकिन एक्स्ट्रा परमाणु कितने मिले आपको, 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी 6 करेंगे, 8 और 6 कितना होता है हमारा, 14 होता है। ये हो गया। देखिए अब आता है आपका ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचना। क्या है, ठोसों का निबिड़ संकुलित संरचना, यानी 3 प्रकार थे, ये पहला प्रकार है आपका। देखिए क्या है इसमें कि जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या होता है, कम से कम रहता है। तो उनके बीच में जो मध्य स्थान, जो स्थान होता है वो क्या होता है, कम से कम रहता है, तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है आपकी, निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं जो आपकी निबिड़ संकुलित संरचना है वो कितने प्रकार से प्राप्त होती है। कि निबिड़ संकुलित संरचना 3 प्रकार से क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है आपकी। ठीक है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला है आपका एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, दूसरा है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और तीसरा है आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसकी देखिए पहली संरचना को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है कि एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश क्या करते हैं, व्यवस्थित किया जाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना क्या करती है, कहलाती है। इसमें प्रत्येक परमाणु क्या रहता है, निकटवर्ती 2 परमाणुओं से घिरा रहता है। देखिए कैसे, जैसे आपका एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा, तो बीच वाला क्या है, इससे घिरा हुआ है। देखिए इधर एक परमाणु ये और एक ही है, तो ये भी क्या है, इन दोनों से घिरा हुआ है। एक इधर लो और एक इधर, तो ये भी क्या है, इन दोनों से घिरा हुआ है। यानी एक परमाणु आपका 2 परमाणु के बीच में घिरा होना चाहिए, और वो भी सीधी रेखा के स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है आपका, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती है। जो इसकी ज्यामिति होती है वो किस प्रकार की होती है आपकी, रेखीय प्रकार की होती है। चाहे ऐसे बनाइए और चाहे ऐसे बनाइए, ये रेखीय प्रकार की होनी चाहिए। देखिए अगली हेडिंग क्या आपकी, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। पहली हो गई, ये दूसरी हेडिंग है। इसमें क्या है द्विविमीय वाले में, देखिए जब परमाणुओं को 2 अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है आपकी, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। यह 2 प्रकार से प्राप्त होती है।
पहला प्रकार है आपका, देखिए वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। ये है, तो देखिए किस तरीके से 1 2 3 4, यानी आपके परमाणु के मैंने जैसे ऊपर लाइन बनाई थी वो बना दी आपकी। इसमें क्या करना है, देखिए इसने बोला है वर्गाकार बनना चाहिए, जो आकृति होगी वो किस तरीके से होगी आपकी, वर्गाकार। इस डायग्राम को बनाएंगे, अगर इसको बाहर निकाल कर बनाता हूं तो याद रखिए इस तरीके से बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार बोलते हैं। इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी आपकी, 4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 2 3 और ये 4, और इसका जो ज्यामिति होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, वर्गाकार लिखेंगे। देखिए अगली क्या है आपकी सेकंड, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। इसमें क्या करना है, आपको जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, षटकोणीय बनेगी। देखिए मैंने आपकी आकृति बनाई है, ये इस तरीके से आकृति बनाई है मैंने, ये है, इसको षटकोणीय आकृति बोलते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो उपसह संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 6 होगी, और जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी आपकी, षटकोणीय ज्यामिति बोलते हैं उसको। अब देखिए आपका कि त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, कि जब परमाणुओं को क्या है, जब परमाणुओं को तीनों अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना क्या करती है, कहलाती है। जब त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना की परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय होती है। यह 2 प्रकार से क्या होती है, प्राप्त हो सकती है। आगे देखते हैं 2 प्रकार कौन से हैं। देखिए ये आपका पहला पॉइंट, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अभी जो आपको डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें देखिए क्या था, आपको षटकोणीय संरचना बनानी है हमें। देखिए उसी तरीके से आपके परमाणु रखे गए हैं, इनको अगर बनाना चाहो तो आपके इस षटकोणीय फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो क्या करना हमें, कि उपसह संख्या कितनी होगी इसकी, 6 होगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी आपकी, 6 होगी, क्योंकि पहले बोला था कि एक परत एक दूसरे के ऊपर उपस्थित होनी चाहिए। दूसरा देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको बनाना है। इसकी जो उपसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 12 होगी, और जो संकुलन क्षमता है उसको आगे पढ़ेंगे, इसको बना लेना ठीक से। देखिए ये क्या आपका संकुलन क्षमता क्या होती है, इसकी परिभाषा, किसी जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान उस जालक की संकुलन क्षमता कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, संकुलन क्षमता बराबर जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बट्टे में जालक का कुल स्थान, इनटू में कितना होता है आपका 100, 1 पे 00, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी रिक्तिक है या रिक्ति है, क्या है, रिक्ति। इसमें देखिए क्या है कि परमाणुओं के मध्य उपस्थित खाली स्थान को क्या बोलते हैं हम, रिक्त स्थान पढ़ा है पहले छोटे पे, रिक्त स्थान, इसको बोलते हैं रिक्ति। क्या कहलाती है, रिक्ति कहलाती है। अब देखिए आप रिक्ति के प्रकार कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। कौन से, एक तो होता है आपका त्रिभुजीय रिक्ति, दूसरा होता है आपका चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक होता है आपका अष्टफलकीय रिक्ति। इनकी त्रिज्याएं कितनी होती हैं, इसका रेडियस जो इसके त्रिज्या का मान होता है 0.155, इसका होता है देखिए चतुष्फलकीय r बराबर 0.225, और इस वाली का त्रिज्या का होता है आपका 0.414 होता है। चलिए देखिए ये आपकी हेडिंग क्या है, क्रिस्टल दोष। क्या है, क्रिस्टल दोष। अब क्रिस्टल दोष जो आपका है वो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन सा आपका, कि पहला है हमारा बिंदु दोष और दूसरा है हमारा कौन सा, रेखीय दोष, ठीक है। आपके 2 टाइप्स यानी 2 भागों में बांटा गया है, पहला बिंदु दोष और दूसरा आपका रेखीय दोष। अब आइए देखते हैं, ये आपके 2 भाग हो गए। इसका जो आपका पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं क्या, बिंदु दोष। ये बिंदु दोष के आपके कितने टाइप से, ये देखते हैं कि ये भी आपका 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया आपका रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा बांटा गया आपका अरस समीकरण मितीय दोष। अब देखते हैं इनके भी आपके कुछ भाग हैं, यानी जो आपका रस समीकरण है इसके आपके कितने 4 भाग होते हैं। कौन से देखिए, शॉर्टकी दोष है आपका, दूसरा आपका फ्रैंकल दोष है, तीसरा आपका रिक्तिका दोष है और चौथा आपका अंतराकाशी दोष है। अब इनमें आपके 2 अंतर और होते हैं। देखिए आपका शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष कैसे होते हैं, आपके आयनिक दोष होते हैं, और रिक्तिका और आपका जो अंतराकाशी दोष होता है वो आपके अनआयनिक दोष होते हैं। ओके, इधर देखिए आपका जो अरस समीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन सा आपका देखिए, पहला है आपका धातु अधिक्य दोष, दूसरा है आपका धातु न्यूनतम दोष और तीसरा है आपका
अशुद्धि दोष, यानी 3 प्रकार इसके और 4 प्रकार इसके। ठीक है, ध्यान रखना क्रिस्टल को आपको 2 भागों में बांटा गया है, फिर आपके बिंदु दोष को 2 भागों में बांटा गया है, उसके बाद में आपका जो रस समीकरण उसको 4 भागों में बांटा गया है, और आपका जो अरस समीकरण उसको 3 भागों में बांटा गया है। ओके, देखिए अब आगे चलते हैं। पहला आपका क्या है, बिंदु दोष। इसके बारे में जानते हैं, बिंदु दोष होता क्या है। देखिए यहाँ पे दिया आपको कि बिंदु दोष अवयवी कणों की क्या है, अवयवी कणों की सामान्य आवृत्ति, यानी सामान्य आवृत्ति व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, आपका बिंदु दोष कहलाता है। यानी जो आपके रेखा बने, मान लीजिए अगर आपने कुछ कण इस तरीके से रखे हैं जो रेखा के समान उपस्थित, अगर इन्हीं में विचलन उत्पन्न हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बिंदु दोष बोलते हैं। अगला देखिए आपका, यानी बिंदुओं में विचलन होता है, बिंदु दोष कहलाता है। यानी अवयवी कणों की सामान्य आवृत्ति जो समान होती है व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अगला है आपका रेखीय दोष। इसमें क्या होता है आपका कि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में जो लाइन होती है, पंक्ति माने लाइन में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। देखिए आपकी हेडिंग क्या है, रस समीकरण मितीय दोष। कौन सी आपकी, रस समीकरण मितीय दोष है। इसमें आपका देखिए पहला पॉइंट क्या है, यानी पहली हेडिंग आपकी सौटिकी दोष। क्या है, सौटिकी दोष। अब देखते हैं, वह दोष जो क्रिस्टल में क्या होता है, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के क्या होता है, लुप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान सौटिकी दोष कहलाता है। क्या करता है, सौटिकी दोष कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान सौटिकी दोष कहलाता है। यानी यार इतना ध्यान रखना आपको कि जो भी आपके ऐसे ये स्थान है, इनमें क्या है, देखिए सभी अपनी अपनी जगह पर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई भी इसमें से परमाणु या आयन, ऋणायन या आपका पॉजिटिव, यानी ठीक है, ये धनायन या ऋणायन, इन दोनों में से अगर खाली हो जाता है, कहीं पे कोई स्थान खाली रह जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सौटिकी दोष। क्या बोलेंगे, सौटिकी दोष। यानी जो खाली स्थान रहेगा उसको सौटिकी दोष बोलेंगे। अब देखिए अगला है आपका फ्रैंकल दोष। क्या है, फ्रैंकल दोष। इसमें क्या लिखना आपको, जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, यानी जो पहले से अपने स्थान में हो वो अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे इसके स्थान पर क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है, तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखिए जैसे ये है, तो अपने स्थान से उठ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, आपका एक छिद्र बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। तीसरी हेडिंग आपकी देखिए रिक्तिका दोष। क्या है, रिक्तिका दोष। इसमें क्या लिखना है हमें, यदि क्रिस्टल जालक के अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। इसका डायग्राम आपका ये है, यानी पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। देखिए अब आपकी कौन सी आती है, अभी हमने ए बी सी कर चुके हैं, अब आपका डी वाली हेडिंग आती है। डी वाली हेडिंग क्या आपकी, अंतराकाशी दोष। क्या है, अंतराकाशी दोष है। इसमें देखिए क्या है, जब कुछ अवयवी कण क्या होता है, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, आपके अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है, अच्छी तरह से क्या करना है कि जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं, पहले उसमें चले जाते थे, इसमें क्या होता है, पाए जाते हैं, तब उत्पन्न दोष यानी क्या होता है, तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। देखिए ये आपका डायग्राम बना है, ये आपके समान है, लेकिन इसमें क्या है कि अंतराकाशी स्थान पर पाया जाता है, और ये क्या कहलाता है, आपका अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष क्या करता है, यह दोष घनत्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, यानी डेंसिटी को बढ़ा देता है। अगला देखिए आपका क्या है, ये पहले वाले का हो गया आपका रस समीकरण का। अब ये वाला आपकी दूसरी हेडिंग है अरस समीकरण मितीय दोष। इसमें देखिए आपकी पहली हेडिंग क्या है, आपकी धातु अधिक्य दोष। अब धातु अधिक्य दोष क्या होता है, इसे जानते हैं। जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद धातुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं। क्या होता है, जब किसी चीज में किसी की बढ़ोतरी हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि धातुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, धातु अधिक्य दोष कहते हैं। यह देखो ये क्या लिखा है, ये दोष दो तरीके से हो सकता है। कैसे, पहला नंबर देखिए आपका ऋणायन के अपने स्थान से विलुप्त होने के कारण, ये देखिए
देखिए आपका पहला पॉइंट वो था, अभी देखिए उसके पॉइंट थे जो भी आपको बताया था धनायन या ऋणायन से। अब उसका देखिए पहला पॉइंट है आपका, जब किसी क्रिस्टल में से ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त, अपनी जगह से यानी क्या होता है विलुप्त मतलब खोना, विलुप्त हो जाते हैं और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, धातु की अधिक्य यानी अधिक्य धातु दोष कहते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि कोई भी ऋणायन जो होगा वो अपने स्थान से तो खो जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर क्या होगा आपका कि उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि अधिक्य धातु दोष कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए इसका दूसरा, कि जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जिस स्थान पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा उसको हम एफ केंद्र कहते हैं, जो क्रिस्टल के रंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब देखिए आपका वो तो पहला पॉइंट था, उसके दो पॉइंट हो गए आपके। सेकंड पॉइंट आपका यह है, क्या है कि अतिरिक्त धनायन के प्रवेश के कारण। ठीक है, जो आपके दो कारण थे वो ये थे, कि पहला हो गया, दूसरा कारण ये आपका अतिरिक्त धनायन के प्रवेश के कारण। इसमें देखिए क्या होगा कि इस प्रकार के दोष में कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। यानी जो अतिरिक्त धनायन होते हैं वो क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे भी क्या बोलते हैं, हम अधिक्य धातु दोष कहते हैं। देखिए ये हो चुका आपका बी वाला। इसमें दिया आपको धातु न्यूनता दोष, यानी धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या लिखना है देखिए हमें किस तरीके से, कि जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के कारण, यानी जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के कारण धातु की संख्याओं में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो धातु न्यूनता दोष कहलाता है। यानी जब कमी होगी तो क्या कहलाएगा, आपका न्यूनता दोष कहलाएगा। जैसे में दिया आपको देखिए FeO, दूसरा आपका FeS आदि द्वारा दर्शाया जाता है, इनके द्वारा इसको दर्शाते हैं। दूसरी हेडिंग देखिए आपकी क्या है, अशुद्धि दोष। क्या है, अशुद्धि दोष। इसमें लिखते हैं हम कि यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह दोष किसी जो बाहरी होता है उसके लिए, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, कि यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे NaCl। और इसमें आपका देखिए SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर, यानी सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी मात्रा मिलाने पर कुछ Sr2 पॉजिटिव आयन यानी Sr2 धनायन और आपका Na धनायन का स्थान ले लेते हैं, अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl की मात्रा के बराबर हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं,